जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका पिनाका परिवार की शानदार सी सीरीज में, जिसमें हम इंग्लिश के 15 सेट कंप्लीट करने वाले हैं। 3 सेट हमारे कंप्लीट हो चुके। आज है सेट नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको इसमें इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी है सेंटेंस की। इनडायरेक्ट फॉर्म कब यूज़ करते हैं? जब हमारा सेंटेंस नरेशन का हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सी सेड टू हर, विल यू रेडी माई सूट टुमोरो। इसने कहा है विल क्या होती है? आपकी हेल्पिंग वर्ब है। और जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास के प्लेस पर क्या आता है? या तो इफ़ को यूज़ करेंगे या फिर वेदर को यूज़ करेंगे। ऑप्शन चेक करना, पहले में इफ़ है, दूसरे में भी है, थर्ड वाले में दैट है। ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। फोर्थ वाले में भी इफ़ है। अब इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन होगा? इसने लास्ट में कहा है टुमोरो। टुमोरो का मतलब कौन सा होता है? आने वाला कल। तो टुमोरो को हम चेंज करते हैं द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे को चेंज करते हैं द प्रीवियस डे में, और टुडे को चेंज करते हैं दैट डे में। तो टुमोरो का क्या करना था? द नेक्स्ट डे। पहले वाले ऑप्शन में तो टुमोरो है, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। इसमें द नेक्स्ट डे हो सकता है, फोर्थ वाले में भी टुमोरो है, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है, चूज द एक्सप्रेशन फॉर्म गिवन अल्टरनेटिव्स विच इज एन इम्प्रूवमेंट। मतलब आपको इम्प्रूवमेंट बताना है, ये जो फिलअप है इसके प्लेस पर क्या आएगा। क्वेश्चन में क्या है? वी वर स्टिल स्टैंडिंग इन द क्वीन वैन ही। वी वर स्टैंडिंग, स्टैंडिंग मतलब खड़े रहेंगे, कब तक, कहाँ पर? क्वीन। क्वीन का मतलब होता है किसी पंक्ति में, मतलब किसी लाइन में, किसी लाइन में। वी वर स्टिल स्टैंडिंग इन द क्वीन वैन द, आपका पहला वाला सेंटेंस किस में है? पास्ट में। तो बाद वाला सेंटेंस भी किस में जाना चाहिए? पास्ट में जाना चाहिए। और विल, जब भी आपका इज, एम आर, वॉज, वर, विल, शैल दिया हो तो आपको यूज करना पड़ेगा कॉन्टिन्यूअस टेंस। और कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करते हैं। इसमें स्टैंड की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, तो ये तो हमारा ठीक होगा। अगर ये पास्ट में, तो आपको यहाँ पर भी तो इसका पास्ट चाहिए। ऑप्शन चेक करना, फिल्म बिगिंस, बिगिंस का मतलब क्या होता है? स्टार्ट करना। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या इस लगा है, ये तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। और चाहिए हमें पास्ट, तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सेकंड वाला ऑप्शन, फिल्म हैड बिगन। बिगन तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और हैड परफेक्ट होता है। हैज, हैव और हैड, ये अपने बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और बिगिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। बिगिन, बिगन और बिगन। तो बिगन तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हेड के बाद सेकंड फॉर्म तो पॉसिबल ही नहीं, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। नो इम्प्रूवमेंट का कोई मतलब नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और बिगन, बिगन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म कब यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में। फर्स्ट वाला पास्ट में था, लास्ट वाला भी पास्ट में होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नोनियम बताना है आपको इसका। नियरेस्ट मीनिंग कौन सा होगा? क्वेश्चन है आपका एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? एब्रोगेट का मतलब है किसी को बाहर निकालना, मतलब कि रिपील करना, एबोलिश करना, हिंदी में से बर्खास्त भी कहते हैं। रिपील करना या एबोलिश करना, या फिर किसी काम को कैंसिल करना, कैंसिल या फिर रिवोक भी कह सकते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन देखिए, रिपील, रिपील इसका सिनोनियम है। आंसर तो आपका यही है। आगे क्या दे रखा है? आगे है डेस्ट्रॉय। डेस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है? विनाश करना या फिर किसी को रुइन करना, रुइन करना, प्रोकास्ट नहीं, रुइन हो जाएगा। थर्ड वर्ड क्या है? डिले। डिले का मतलब क्या होता है? किसी काम को पोस्टपोन करना, मतलब कि या फिर देरी करना, किसी काम में देरी करना। पोस्टपोन, प्रोकास्टिनेट, ये इसके सिनोनियम हो जाएंगे। और लास्ट वर्ड है आपका अपहोल्ड। अपहोल्ड का मतलब क्या होता है? किसी को सपोर्ट करना, सपोर्ट हो सकता है। किसी को आप फेवर कर सकते हो तो उसे भी आप अपहोल्ड बोल सकते हो। सपोर्ट, फेवर क्या हो गए? अपहोल्ड के सिनोनियम। पूछा क्या था? एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब है किसी को बाहर निकालना, कैंसिल करना, और रिपील का मतलब भी यही होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए,
क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है फाइंड द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको एरर फाइंड करनी है, इस सेंटेंस में क्या एरर है। क्वेश्चन है द वेदर इज मच मोर वार्मर देन इट वॉज अ फ्यू डेज बिफोर। जो वेदर है, द वेदर इज मच मोर वार्मर, मतलब जो मौसम है वो कैसा हो रहा है, अधिक गर्म हो रहा है। देन इट वॉज अ फ्यू डेज बिफोर, जो पहले था मतलब कुछ दिन पहले था, उसकी कंपैरिजन में आज ज़्यादा गर्म है। तो इसने कंपैरिजन की है। और वार्मर आपकी कंपैरेटिव डिग्री होती है। आपने पढ़ा होगा ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, मोर ब्यूटीफुल। मोर ब्यूटीफुल। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, मोस्ट ब्यूटीफुल। मोस्ट ब्यूटीफुल। मोर और मोस्ट आपने इसमें क्यों यूज़ किए हैं, क्योंकि इसमें ब्यूटीफुल के लिए ब्यूटीफुलर या ब्यूटीफुलेस्ट तो लिख नहीं सकते, इसीलिए आपको इन दोनों वर्ड का हेल्प लेनी पड़ी, मोर की और मोस्ट की। लेकिन वार्म का मतलब क्या होता है, गर्म। और इसकी तो अपनी कंपैरेटिव डिग्री भी होती है, सुपरलेटिव भी क्या होती है, होती क्या है, वार्मर या फिर वार्मेस्ट। तो इसके साथ डबल कंपैरेटिव वर्ड यूज़ करने की तो कोई ज़रूरत ही ना थी। मोर का मतलब भी कंपैरिजन होता है, वार्मर का मतलब भी कंपैरिजन होता है, तो बस आपको वार्मर लिखना था। वार्मर ऑप्शन नंबर ए में इसके करेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग देयर क्लासेस आर कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग इन आवर यूनिवर्सिटी। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट हैं अटेंड कर रहे हैं अपनी अपनी क्लासेस, लेकिन वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं लगातार। यूनिवर्सिटी में लगातार उनकी जो संख्या है वो डिक्रीज होती जा रही है। किसकी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी आपको ऑफ दिखे तो ऑफ के बाद वाला जो भी नाउन होगा या प्रोनाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन या प्रोनाउन यूज़ किया जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं तो इसमें तो कोई गलती है नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक है। आगे कहा अटेंडिंग देयर क्लासेस, देयर किसके लिए आया, स्टूडेंट्स के लिए। जब स्टूडेंट्स प्लूरल है तो इसका पोजेशन भी प्लूरल होगा, तो देयर भी यहाँ पर ठीक है। आगे कहा आर कॉन्स्टेंटली, आर किसके लिए आया, द नंबर के लिए। और हमेशा याद रखना जो द नंबर होता है वो किसी स्पेसिफिक नंबर को डिफाइन करेगा, और जब ये किसी स्पेसिफिक के लिए आएगा तो सिंगुलर होगा। और एक होता है आ नंबर एक होता है आ नंबर और एक होता है द नंबर। आ नंबर के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होगी और द नंबर के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी। अब ऐसा क्यों होता है, अगर आप आ नंबर की बात करोगे तो वो अनस्पेसिफिक होगा, मतलब वो किसी के लिए भी बात कर सकते हो जनरल वे में। लेकिन अगर आप द नंबर की बात करोगे तो वो किसी आप स्पेसिफिक पर्टिकुलर बंदे की बात कर रहे हो। स्टूडेंट्स है लेकिन उसमें भी दा लगा दो तो कोई पर्टिकुलर होगा, वो स्पेसिफिक होगा, तो उसके लिए आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करोगे। सिंगुलर वर्ब आर तो होती नहीं, क्या होती है, इज। इज आपका करेक्शन किस में होगा, ऑप्शन नंबर डी में। बिल्कुल, आर के प्लेस पर क्या लगाना था, इज। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। इसमें भी आपको क्या बतानी है, हैज़ एन एरर, एरर बतानी है आपको किस पार्ट में है। क्वेश्चन में कहा है ही हैड लेफ्ट फॉर दिल्ली लास्ट नाइट, वो दिल्ली के लिए निकल गए, कब, लास्ट नाइट। अगर वो लास्ट नाइट निकल गए तो ये कब का एक्शन है, वन टाइम एक्शन है। और जो हमारे वन टाइम एक्शन होते हैं वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट के अंदर आते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट में हम हैड, हैव, हैज़ तो यूज़ करते नहीं, वो तो हमारी परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती हैं। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। और लीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, लेफ्ट सेकंड फॉर्म होती है, और लेफ्ट ही थर्ड फॉर्म भी होती है। तो ही के बाद इसने सेकंड फॉर्म आ गई, अब सेंटेंस आपका ठीक होगा। और आप करना चाहो तो याद कर लेना, जहाँ पर भी लास्ट नाइट, लास्ट मंथ या फिर यस्टरडे या कोई भी डेट गिवन हो, वहाँ पर समझ जाना हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, क्योंकि वो वन टाइम एक्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर, मतलब एरर किस पार्ट में थी, आपके सी पार्ट में। आगे देखिए, द प्रोजेक्ट इज टफ एंड आई कैन नॉट बी एबल टू कंप्लीट इट बाय मंडे। द प्रोजेक्ट इज टफ, जो प्रोजेक्ट है वो टफ है मतलब हार्ड है, एंड और
आई कैन नॉट बी एबल टू कंप्लीट इट बाय मंडे, और मैं उसे मंडे तक कंप्लीट नहीं कर सकती या फिर कंप्लीट नहीं कर सकता। तो इसमें एरर क्या है, द प्रोजेक्ट सिंगुलर है, इसके बाद वर्ब सिंगुलर आई है, ये तो ठीक है। टफ एंड आई कैन नॉट, कैन क्या है, एक वर्ब है और वर्ब अपने पहले क्या मांगती है, सब्जेक्ट मांगती है, तो आई भी यहाँ पर ठीक है। आई कैन नॉट बी एबल टू कंप्लीट इट बाय मंडे। अब आप सोचोगे यहाँ पर बाय काट कर ऑन कर दें, लेकिन नहीं, ऑन में और बाय में डिफरेंस होता है। अगर आपसे कहा गया है कि आपको कोई वर्क दिया गया और आपसे कहा है कि ये काम मंडे तक करना है, तो आप यूज़ करोगे बाय मंडे। अगर आपसे कहा गया है कि ये काम आपको मंडे को करना है, तो आप यूज़ करोगे ऑन मंडे। तो इसमें कहा गया है कि वो मंडे तक कंप्लीट नहीं कर सकता, इसके लिए बाय प्रीपोजिशन तो यहाँ पर ठीक है, तो ये भी एरर नहीं है। फिर क्या है, अगर आपसे बोला जाए कि यू कैन नॉट डू दिस वर्क, या फिर आपसे कोई बोले यू आर नॉट एबल टू डू दिस वर्क, दोनों का मतलब क्या है, यू कैन नॉट डू दिस वर्क, आप इस काम को नहीं कर सकते, या फिर यू आर नॉट एबल टू डू दिस वर्क, आप इस काम को करने के योग्य नहीं हो, मतलब आप इस काम को नहीं कर सकते। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कैन का और एबल का मीनिंग दोनों का सेम है? अगर दोनों का मीनिंग सेम है तो एक साथ कैसे आ जाएंगे, ये तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, तो आपको यहाँ से कैन हटाना पड़ेगा। और ये कब की बात कर रहा है, आई कैन नॉट बी एबल टू कंप्लीट इट बाय मंडे, वो इस काम को मंडे तक नहीं कर सकता। बात कब की हो रही है, फ्यूचर की, और फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल या शैल। तो आपको लिखना पड़ेगा आई विल नॉट बी कंप्लीट टू दिस वर्क बाय मंडे। अब आपका सेंटेंस सही होगा। तो एरर किस पार्ट में होगी, एरर होगी डी पार्ट में। नेक्स्ट देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट अल्टरनेटिव। आपको बताना है इसके फिल इन द ब्लैंक्स में क्या यूज़ करना है। क्वेश्चन है माई यंगर ब्रदर डैश माई ग्रैंडफादर, जो मेरा यंगर ब्रदर है उसने ग्रैंडफादर की क्या की होगी। ऑप्शन देखना, लुक एट, लुक एट का मतलब क्या होता है, किसी को देखना, मतलब कि वॉच करना। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, टेक केयर करना या फिर किसी की देखभाल करना, टेक केयर। लुक फॉर का मतलब क्या होता है या फिर लुक इनटू का मतलब क्या होता है, लुक फॉर होता है किसी चीज़ को सर्च करना, और लुक इनटू का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेट। ये चारों फ्रेजल वर्ब हैं और पेपर के लिए इम्पोर्टेंट भी हैं, इन्हें याद रखना। तो अब क्वेश्चन देखिए, माई यंगर ब्रदर डैश माई ग्रैंडफादर, जो यंगर ब्रदर है उसने ग्रैंडफादर की क्या की होगी, उन्हें देखा होगा, टेक केयर की होगी, सर्च की होगी, इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट तो हो नहीं सकता, सर्च भी नहीं हो सकता, वॉच भी नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन है बी, मतलब उसने क्या की, टेक केयर की, किसकी, ग्रैंडफादर की। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहा है दिस पजल इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर मी, और आपको फिल इन द ब्लैंक्स में बताना है क्या यूज़ करना है। ऑप्शन है आपके पास टू सॉल्व, टू बी सॉल्व्ड, टू सॉल्विंग या फिर फोर सॉल्विंग। ये जो टू है ये पेयर पे काम करता है, कैसे, टू का पेयर होता है टू के साथ और सो का पेयर होता है दैट के साथ। यूज़ कब करते हैं, जैसे मैं आपसे बोलूं कि वो इतनी कमज़ोर है कि इस काम को नहीं कर सकती, तो मैं कैसे लिखूंगी, सी इज़ टू वीक टू डू दिस वर्क, टू डू दिस वर्क। या फिर हम बोल सकते हैं सी इज़ सो वीक दैट सी कैन नॉट डू दिस वर्क। इसका मतलब क्या है, सी इज टू वीक, वो इतनी कमजोर है टू डू दिस वर्क, कि वो इस काम को करने के लिए इतनी कमजोर है कि वो नहीं कर सकती। और इसका मतलब क्या है, सी इज सो वीक, वो इतनी कमजोर है दैट सी कैन नॉट डू दिस वर्क, वो इस काम को नहीं कर सकती। तो आपने देखा टू का पेयर किसके साथ आया, टू के साथ, और सो का पेयर किसके साथ आया, दैट के साथ। तो यहाँ पर इस टू के लिए क्या आना था, टू से स्टार्ट करना था, ऑप्शन चेक करना,
पहला वाला हो सकता है, सेकंड वाला भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, फोर वाला हो गया एलिमिनेट। और आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा टू के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, इसे इन्फिनेटिव भी कहते हैं। 2 + V1 आपका इन्फिनेटिव कहलाता है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जब एज अ नाउन काम करे तो वो जीरेंड कहलाता है। तो यहाँ पर किसका यूज करना था, इन्फिनेटिव का। 2 के बाद V1 लानी थी, 2 के बाद V1 सॉल्व होती है, बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट एडजेक्टिव। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा वर्ड एडजेक्टिव नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन क्या आपके पास, ऑसम। आपने सुना होगा हैंडसम एक वर्ड होता है, हैंडसम, जिसके लास्ट में मोस्टली ऐसे वर्ड होते हैं लास्ट में सम आता है, तो वो आपके एडजेक्टिव होते हैं। अगर आप बोल रहे हो कोई हैंडसम है, तो हैंडसम क्या उसकी क्वालिटी है और क्वालिटी क्या उसकी एडजेक्टिव है, तो ये तो आपका एडजेक्टिव है। सेकंड ऑप्शन देखिए, स्टोनी। स्टोनी क्या होता है, स्टोन वर्ड आपने सुना होगा, स्टोन मीन्स होता है कोई पत्थर, और स्टोनी मतलब होता है कोई पथरीली चीज। तो स्टोन हो गया नाउन और स्टोनी होगी उसकी एडजेक्टिव मतलब उसकी क्वालिटी, तो ये भी एडजेक्टिव है। आगे क्या, स्कॉलर। स्कॉलर वर्ड किसे कहते हैं, जो विद्वान होते हैं। स्कॉलर मतलब कोई विद्वान पर्सन, और कोई विद्वान होगा तो कोई पर्सन ही तो होगा, वो पर्सन होगा तो वो क्या होगा, नाउन होगा। तो स्कॉलर क्या होता है, नाउन होता है। और जब आप नाउन में ly ऐड करते हो तो वो क्या बनाता है, एडजेक्टिव। और जब आप किसी एडजेक्टिव में ly ऐड करते हो तो वो क्या बनाता है, एडवर्ब। तो स्कॉलर तो आपका नाउन है, नाउन में आपने ly ऐड कर दिया तो क्या बन गया, एडजेक्टिव। तो स्कॉलरली क्या हुआ, एडजेक्टिव। ऑसम भी एडजेक्टिव, स्टोनी भी एडजेक्टिव, स्कॉलरली भी एडजेक्टिव। तो आपके पास एक ही वर्ड बचा, क्या, कॉमेंस। कॉमेंस क्या होता है, कॉमेंस एक नाउन है, ये इसका आंसर होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस। अच्छा, वन वर्ड का क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि इसके प्लेस मतलब इतने बड़ी लाइन के प्लेस पर एक वर्ड में से क्या बोल सकते हैं। क्वेश्चन में बोला क्या है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। मतलब किसी पर्सन के द्वारा लिखी गई उसकी खुद की आत्मकथा, मतलब कोई पर्सन है उसने अपने बारे में ही अपनी आत्मकथा लिखी है, तो हम उसे एक वर्ड में क्या बोलेंगे। ऑप्शन है फेबल बोलेंगे, ऑटोबायोग्राफी बोलेंगे, मैन्यूस्क्रिप्ट या फिर एनेक्डोट। अब इनके मतलब क्या क्या है। फेबल का मतलब होता है कोई कहानी, मतलब कोई ऐसी कहानी जिसके लास्ट में हमें कोई मॉरल मिले या फिर जिसके लास्ट में हमें कोई उद्देश्य मिले, उसे कहते हैं फेबल। तो फेबल तो हो नहीं सकता। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, अभी होल्ड करेंगे, आगे देखो मैन्यू स्क्रिप्ट। मैन्यू का मतलब क्या है, मैन, और स्क्रिप्ट का मतलब क्या, हस्तलिखी, मतलब किसी पर्सन के द्वारा लिखी गई कोई हस्तलिपि मतलब हस्तकला, तो ये भी नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है, एनेक्डोट। एनेक्डोट का मतलब क्या होता है, एनेक्डोट का मतलब होता है कोई छोटी छोटी कहानियां होती हैं, कोई किस्से होते हैं, आपके दादा दादी आपको सुनाते होंगे बचपन में, उसे कहते हैं एनेक्डोट, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ऑटो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है वो स्वयं, और बायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, मतलब अपने द्वारा लिखी गई आत्मकथा क्या कहलाती है, ऑटोबायोग्राफी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है अ बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट। एक ऐसी बुक जो अपने अंदर कंटेन करती है क्या, इंफॉर्मेशन किसके बारे में, ऑन वेरियस सब्जेक्ट अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में, तो उस बुक को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए, इंसाइक्लोपीडिया, मैन्यूस्क्रिप्ट, थ्रेशर या फिर डिक्शनरी। डिक्शनरी तो आप सभी जानते होंगे किसे कहते हैं, शब्दकोश को, जिसमें शब्दों का भंडार होता है, शब्दकोश, जिसमें अल्फाबेट के अकॉर्डिंग आपको नए नए शब्द मिलते हैं, उसे डिक्शनरी कहते हैं। तो डिक्शनरी तो इसका कोई मतलब नहीं। थ्रिएशर, थ्रिएशर किसे कहते हैं, थ्रिएशर एक टाइप से डिक्शनरी ही होती है, लेकिन डिक्शनरी में आप किसी चीज़ का अर्थ ढूंढ सकते हो, किसी चीज़ का मीनिंग ढूंढ सकते हो, लेकिन थ्रिएशर होते हैं स्नोनियम टाइप, जिसमें आपके सेम वर्ड्स मिलते हैं, उसे थ्रिएशर बुक कहते हैं। तो इसने क्वेश्चन में ऐसा भी कुछ नहीं बोला, तो ये भी नहीं हो सकता। और मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है,
मैन के द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट मतलब कि हस्तलिपि, तो ये भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचा क्या, इंसाइक्लोपीडिया। तो फर्स्ट वाला इसका आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है, क्वेश्चन नंबर 13 है ईडीएम और फ्रेज का। आपको बताना है पुल द प्लग का ईडीएम क्या होगा। तो क्या होगा, आप इसे सोच कर देखिए। पुल द प्लग, जैसे कोई पर्सन है, उसे करंट लगने वाला था और किसी दूसरे पर्सन ने आकर उसे पुल कर लिया, मतलब कि प्लग को ऑन करने से पहले उसे पुल कर लिया, मतलब उसने रोक लिया, बचा लिया। ऑप्शन देखना, टू बिगिन समथिंग स्टार्ट करेगा, नहीं। टू गो टू विजिट, विजिट करेगा, नहीं। टू बी कंफ्यूज, कंफ्यूज करेगा, नहीं। क्या करेगा, स्टॉप करेगा किसी चीज को करने से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कि वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द एंटोनियम इन द मीनिंग एज द वर्ड प्रिंटेड इन बोल्ड। आपको एंटोनियम बताना है इसका ग्लैमरस का। अब ग्लैमरस में क्या होता है, ग्लैमरस का मतलब होता है किसी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करना, या फिर कोई चीज जितनी सुंदर होती है, अट्रैक्टिव होती है, एल्यूरिंग होती है, चार्मिंग होती है, उसे हम ग्लैमरस कहते हैं। तो इसके ये सारे सिनोनिम हो जाएंगे, क्या क्या, अट्रैक्टिव, चार्मिंग, और क्या हो सकता है, चिक, ची, या फिर आपने एक चॉकलेट खाई होगी जिसका नाम होता है टेम्पटिंग, तो उसका मतलब भी होता है लुभाना, मतलब अपनी तरफ आकर्षित करना, टेम्पटिंग। पहला वर्ड क्या, रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब क्या होता है, किसी चीज को हटाना, अपने पास से किसी चीज को दूर करना, वो कहलाता है रिपल्सिव। क्या ये हो सकता है, अभी होल्ड करके आगे देखते हैं। एल्यूरिंग, एल्यूरिंग का मतलब क्या होता है, आकर्षित करना, किसी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, चार्मिंग करना। तो हम इसका सिनोनिम तो कह सकते हैं, एंटोनियम तो कह नहीं सकते। चिक का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज को आकर्षित करना, ये भी नहीं हो सकता। बिग्यूलिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज को सज्जा करना, मतलब कि सजावट करना, किसी भी, वो कुछ भी चीज हो सकती है जिसे आप सजा रहे हो, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए 15 में कहा है, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव या एक्टिव वॉइस। आपको बताना है इसका पैसिव है या एक्टिव है, और है तो वो क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, डिड एवरीबडी मिस द फर्स्ट बस। क्या किसी ने पहली बस को मिस किया है, तो किसके द्वारा की गई है, एवरीबडी के द्वारा। सब्जेक्ट पर जोड़ दिया गया है, अगर सब्जेक्ट पर जोड़ दिया गया है तो सेंटेंस एक्टिव होगा, पैसिव। सेंटेंस एक्टिव है, आपको बनाना क्या, पैसिव बनाना है। और सेंटेंस स्टार्ट किससे है, डिड से। डिड क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, किसकी, पास्ट इंडेफिनिट की। तो पास्ट इंडेफिनिट में, या फिर हम कह सकते हैं कि वॉइस में हम टेंस को तो चेंज नहीं करते। अगर हमारा टेंस एक्टिव में पास्ट का है तो पैसिव में भी वो पास्ट का बनना चाहिए। ऑप्शन चेक करना, पहला वाला पास्ट में है, हो सकता है सेकंड वाला भी पास्ट में है, थर्ड वाला मिस्ड। मिस्ड तो मतलब अफर्मेटिव तो बनाएगा नहीं, तो थर्ड वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। हेड तो परफेक्ट में होता, ये भी नहीं हो सकता। आपके पास बचे दो ऑप्शन, पहला वाला या दूसरा वाला। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिड हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, मतलब क्वेश्चन कौन सा, इंटेरोगेटिव है, तो इसका पैसिव भी इंटेरोगेटिव होना चाहिए। और इंटेरोगेटिव में आपकी हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आती है, ये तो अफर्मेटिव हो गया, तो फर्स्ट वाला भी नहीं हो सकता, सेकंड वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू वर्ड गिवन। आपको वर्ड गिवन है प्रूडेंट, और प्रूडेंट का सिमिलर मीनिंग बताना है, मतलब कि सिमिलर मतलब स्नोनियम, आपको इसका स्नोनियम बताना है क्या होगा। प्रूडेंट होता क्या है, प्रूडेंट का मतलब होता है कॉशियस होना, अलर्ट होना, वॉचफुल होना, मतलब कि संभल कर चलना। तो क्या क्या वर्ड हो सकते हैं इसके, वॉचफुल हो सकता है, वॉचफुल, विजिलेंट, अलर्ट, कॉशियस, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे, किसके, प्रूडेंट के। और पहला ऑप्शन क्या है, प्रेज। प्रेज का मतलब क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, या फिर वर्दी, इसका सिनोनिम होगा क्या, वर्दी, WORTHY, वर्दी। आगे क्या है, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस तो आप सभी जानते हो, किसी चीज़ का एक्सपीरियंस लेना। थर्ड वर्ड क्या है, कॉशियस। कॉशियस का मतलब भी क्या होता है, अलर्ट होना,
सिमिलर वर्ड पूछा था इसने, इसका सिनोनिम ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और क्रिमिनल किसे कहते हैं ये तो आप सभी जानते होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए 17 में कहा है पैसिव, ये भी वॉइस का सेंटेंस है, आपको चेंज करना पड़ेगा। क्वेश्चन में कहा है द पोएम्स ऑफ ग्रेट इंग्लिश पोएट्स आर बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू अदर लैंग्वेजेस। आपने वॉइस के रूल पढ़े होंगे, आपको पता होगा जब भी कोई सेंटेंस कॉन्टिन्यूस में होता है तो उसमें आईएनजी फॉर्म से पहले आप क्या लगाते हो, बीइंग का यूज़ करते हो, और उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हो। क्वेश्चन में क्या दिया है बीइंग, तो बीइंग क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूस में होना चाहिए था, तो वर्ब क्या होनी चाहिए ट्रांसलेटिंग। ऑप्शन चेक करना, फर्स्ट में ट्रांसलेटिंग है, सेकंड में भी है, थर्ड में ट्रांसलेटेड है, ये तो हो नहीं सकता, फोर्थ में भी ट्रांसलेटेड है, ये भी नहीं हो सकता। आपके पास बचे दो ऑप्शन, ये तो फर्स्ट वाला आंसर होगा या सेकंड वाला। दोनों में कंपैरिजन करके देखिए, दे वर या दे आर, ये पास्ट में जाएगा या प्रेजेंट में। आपका सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट में। और वॉइस में हम टेंस का चेंज तो करते नहीं, वो तो हम नरेशन में करते हैं, तो ये भी प्रेजेंट में होना चाहिए। पास्ट वाला ऑप्शन कट गया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक स्पेस। आपको बताना है इस ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा। क्वेश्चन में बोला क्या है, यूनिवर्सिटी इज़ अ प्लेस फॉर थिंकिंग एंड लर्निंग। जो यूनिवर्सिटी होता है वो प्लेस है, मतलब वो स्थान है किस चीज़ का, लर्निंग का और थिंकिंग का, मतलब विचारों का और सीखने का एक स्थान है क्या, यूनिवर्सिटी। तो इससे पहले क्या आएगा, एन आएगा, ए आएगा, द आएगा या सम आएगा। आपने आर्टिकल पढ़े हैं, सम तो हो नहीं सकता, सम का मतलब होता है कुछ, क्या कुछ यूनिवर्सिटी में ही ये सारी वो होती है फैसिलिटीज और में नहीं होती, ऐसा तो नहीं हो सकता। थर्ड वाला ऑप्शन कट गया। यूनिवर्सिटी स्टार्ट किससे हो रहा है, ऐसे, और यह क्या होता है, एक व्यंजन। आपने हिंदी में पढ़े होंगे कैसे जो लास्ट तक होते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं, स्टार्टिंग वाले स्वर कहलाते हैं। तो अगर कोई स्वर की साउंड दे रहा है तो आप एन का यूज़ करोगे, अगर व्यंजन की साउंड दे रहा है तो आप ए का यूज़ करोगे। साउंड किसकी आ रही है, यूनिवर्सिटी, यह की आ रही है, यह क्या है, एक व्यंजन है, तो व्यंजन के लिए आप ए का यूज़ करोगे ना कि एन का। एन कट गया। दा क्यों नहीं हो सकता, दा कब आता है, जब किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात होती है, तो इसमें किसी यूनिवर्सिटी का पर्टिकुलर नाम तो दिया नहीं, ये तो किसी भी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है, और जब किसी भी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है तो आपको ए या एन में से कुछ चॉइस करना था। एन हो नहीं सकता क्योंकि स्वर्ण नहीं है, व्यंजन है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्पेलिंग है जो गलत है। पहली क्या, एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, अधिकता, मतलब कि अधिक मात्रा में कोई चीज़ होना। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, टैलेंट। हर बंदे में अपना अपना टैलेंट होता है, किसी में खेल का, किसी में पढ़ाई का, या किसी में किसी चीज़ का। नेक्स्ट क्या है, एस्केलेरेशन। एस्केलेरेशन आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जिसका मतलब होता है त्वरण। इंटेलिजेंट का मतलब पता ही होगा, समझदार। इंटेलिजेंट की स्पेलिंग यही होती है, बिल्कुल ये तो सही है। एस्केलेरेशन भी यही होती है, ये भी सही है। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड टैलेंट, ये भी सही है। एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी की स्पेलिंग क्या होती है, ACCESSIBILILITY। ACCES, एस के बाद यहाँ पर क्या मिसिंग है, आई, तो पहला वाला ऑप्शन आपका गलत होगा, एक्सेसिबिलिटी की स्पेलिंग गलत है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। कहा क्या है इसमें, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको इसकी डायरेक्ट फॉर्म बतानी है क्या होगी, मतलब ये इनडायरेक्ट है। क्वेश्चन है सी एक्सक्लेम्ड दैट आई लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल इन दैट ड्रेस। सी एक्सक्लेम्ड, तो ये वर्ड आपको सीधा सीधा बता रहा है क्या आपका जो सेंटेंस होगा वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। एक्सक्लेमेटरी में सभी के लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन होना चाहिए, क्या है, बिल्कुल है, चारों में है, तो इससे तो हमें कोई हेल्प नहीं मिली। आगे देखो सी ब्यूटीफुल दैट लुक्ड, लुक्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट में से कन्वर्ट किया गया, तो पहले कब होगा, प्रेजेंट में। नरेशन में सारे प्रेजेंट के टेंस पास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये ऑलरेडी पास्ट में है, तो इससे पहले क्या होगा, प्रेजेंट होगा। प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए थी, और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, ये तो कट गया। आपके पास बचे तीन ऑप्शन। और दैट ड्रेस कब हुआ होगा, मतलब पहले दिस हुआ होगा, उसका ही तो हमने चेंज किया करके दैट लिखा होगा,
तो हमें दिस चाहिए, लेकिन इसमें दैट है, ये तो कट गया, इसमें भी दैट है, ये भी कट गया। आपके पास बचे दो ऑप्शन, पहला वाला और दूसरा वाला। डिफरेंस कहाँ पर है? सी सेड हाउ ब्यूटीफुल, यू आएगा या सी आएगा? सी आपका कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन को सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम नो चेंज करते हैं, लेकिन अगर नो चेंज कर दे तो टेंस में हमारा आई होना चाहिए था, तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये थे हमारे सेट के आज के 20 क्वेश्चन। यहीं पर हम क्लास को एंड करते हैं। आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद।